हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले टॉपिक को हम समझ लेते हैं और फिर ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी यूपीएससी से किस प्रकार से रिलेवेंसी है। और आप आज के इस लेक्चर को हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो, बट अगर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया तो ये टॉपिक आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। टॉपिक है आत्मसम्मान आंदोलन। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में यह आंदोलन चल रहा है। लगातार आप देखेंगे आत्मसम्मान आंदोलन की चर्चा लगातार हो रही है। इंग्लिश में आप इसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहते हैं। 1925 में इसको शुरू किया गया था और इस समय 2025 चल रहा है। सो ये है शताब्दी वर्ष, ठीक है। 100 वर्ष हो चुके हैं आत्मसम्मान आंदोलन को शुरू किए हुए। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसकी कोई डेट नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ष के हिसाब से तो इसकी शुरुआत 1925 में होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब जो आत्मसम्मान आंदोलन है जब 1925 में चल रहा है, तो विचार यहां सबके मन में यह आता है कि ये तो वो समय है जिस समय देश आजाद नहीं हुआ है और ये वो समय है जिस समय राष्ट्रवाद अपने चरम पर था। तो उस समय ये आंदोलन चलाया गया जिसके में बहुत सारी गतिविधियां ऐसी दिखती हैं जो आपको ब्राह्मण विरोधी दिखाई देती हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या ई रामासामी के द्वारा शुरू किया गया, जिनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया या उनके द्वारा लीड किया गया, वी कैन से, उनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया ये जो आंदोलन है, क्या ये एक ब्राह्मणवादी आंदोलन था? यानी कोरी तरीके से अगर देखा जाए, कोरे तरीके से देखा जाए तो क्या ये ब्राह्मणवादी आंदोलन ही है या फिर इसमें राष्ट्रवाद की भी कोई झलक है? इस चीज को हम समझेंगे। ये तो हम समझने का प्रयास करेंगे ही, ये एक आयाम होगा ही होगा, लेकिन अन्य जो आयाम है आत्मसम्मान आंदोलन के, क्या प्रयास हैं, उन सब चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंस आइए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहले इस प्रश्न पे गौर कीजिए। यह प्रश्न है जो प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में प्रश्न पूछा गया कि ये आंदोलन या संगठन, और इधर है नायक, किस आंदोलन और संगठन का संबंध और उसके नायक जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, वो आपको यहां पर बताना है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से युग में सही सुमेलित हैं। ये 2019 का है। इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ तरीके से आत्मसम्मान आंदोलन का नाम लिखा गया है और उसके सामने नाम लिखा है EV रामास्वामी नायकर। हालांकि नायकर शब्द के इस्तेमाल जो यूपीएससी के द्वारा यहां पर किया गया, इसको लेकर के काफी ज्यादा उस समय भी आलोचना की गई थी। और ये प्रश्न देखिए जो इसी वर्ष 2025 में पूछा गया है। इसी वर्ष यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का ये क्वेश्चन है। यूपीएससी सीएसई का संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा गया 2019 का क्वेश्चन था ये, और ये 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक कौन था? पेरियार EV रामास्वामी नायकर। यहां पर भी नायकर शब्द का इस्तेमाल जब हुआ तो यूपीएससी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क उठाया गया था, और अन्य नाम भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार ये टिपिकली एंड डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे यूपीएससी के सिलेबस से। हम इसके विभिन्न आयामों की चर्चा करेंगे। किन किन आयामों की चर्चा करेंगे उसके ऊपर जरूर डिस्कशन होगा, लेकिन आपको एक बेहद और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि भाई 12 सितंबर एक ऐसी डेट है, 12 सितंबर एक ऐसी डेट है जब स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करने चलेंगे तो आपको प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कोर्स में जिसमें आप एनरोल करना चाहते हैं उसमें प्राइस हाइक ना हो, उससे पहले हम एडमिशन करा लें, तो आपको रात 11 बजे, 12 दिसंबर रात 11 बजे से पहले एनरोल करना होगा और यूज करना होगा, मस्ट है ये यूज करना, विरत लाइव कोड। यही वो कोड है जिसके इस्तेमाल से आप ये काम कर सकते हैं। तो प्राइस हाइक हो उससे पहले आप यहां पर जुड़ जाइए। बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई होगी। आइए एक नजर डालते हैं कि क्या क्या चीजें आज हम यहां पर टॉपिक के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कशन करेंगे जो पेरियार साहब हैं, ठीक है, आपने फोटो भी अभी देखी, उनके परिचय को समझने का प्रयास करेंगे। उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, उनकी विरासतें किस प्रकार से जानी जाती हैं, वैचारिक विचार उनके कैसे हैं, उन सब चीजों को हम खंगालने का प्रयास करेंगे। फिर हम डायरेक्टली मूव करेंगे आत्मसम्मान आंदोलन की तरफ। आत्मसम्मान आंदोलन क्या है और इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं।
और उन सिद्धांतों के क्या प्रभाव हुए, क्या उसके परिणाम हुए, क्या परिवर्तन हुए समाज में, उन सब चीजों को हम यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। फिर हैं अन्य प्रमुख आंदोलन, मतलब केवल ऐसा नहीं कि पेरियार जी के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन ही चलाया गया, कुछ दूसरे आंदोलन भी हैं जो उनके द्वारा चलाए गए, उन आंदोलनों को भी हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ है प्रमुख सहयोगी, तमाम सारे जो आंदोलन हुए हैं, चाहे वो आत्मसम्मान आंदोलन हो या फिर दूसरे भी कोई रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए गए हो, उन सब में कुछ ना कुछ सहयोगी आपको देखने को मिलते हैं, पुरुष और खास तौर से महिलाएं, जिससे कि आंदोलनों में, खासतौर से दक्षिण भारतीय आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका भी आपसे अगर पूछ ली जाए तो यहां से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। इन सब चीजों के लिए प्रोपगेशन का काम जो है वो पत्र पत्रिकाएं करती थी, तो किन किन पत्र पत्रिकाओं का योगदान हमको यहां पर देखने को मिलेगा वो समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ अंत में हम समझेंगे कि पेरियार के ओवरऑल विचार क्या थे और आज के समय में उनके विचारों की प्रासंगिकता किस प्रकार की है। और इसलिए सब कुछ पढ़ाने के बाद आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन तो बनता ही है, लास्ट में हम आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जरूर देंगे। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि हम किस तरफ डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन आप में से ऐसे हैं जो एंड तक, अंत तक इस पूरे सेशन को देखने वाले हैं। अंत तक आपके लिए क्यूरियोसिटी भी क्रिएट हुई है कि आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, तो आपको अंत तक देखना है, वरना कुछ भी चीज यहां पर छूट सकती है। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं प्रारंभिक जीवन के बारे में। ईवी रामास्वामी, जिनको हम लोग पेरियार के नाम से जानते हैं, नायकर जाति के थे। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि नायकर शब्द का प्रयोग यहां पर क्यों नहीं किया जाता है, लेकिन अभी शुरुआत में जब हम देख रहे हैं तो किया जा रहा है। इसी माह यानी सितंबर की 17 तारीख को सन 1789 में उनका जन्म होता है। तमिलनाडु के इरोड़ डिस्ट्रिक्ट में, इरोड़ जगह है तमिलनाडु में, वहां पर इनका जन्म होता है। कहते हैं कि ये एक पारंपरिक और समृद्ध बलिजा व्यापारी परिवार में जन्म हुआ था और दक्षिण भारत में इसे डिप्राइव्ड क्लास के तौर पर जाना जाता था तत्कालीन समय में। इनके पिता जो थे वो एक बहुत ही बड़े नायकर व्यापारी हुआ करते थे। हालांकि उनकी धार्मिक कार्यों में काफी गहरी रुचि हुआ करती थी। तो यहां यह समझने की आवश्यकता है कि पेरियार जी का जो परिवार है वो धार्मिक प्रवृत्ति का है और शुरुआत में धर्म से गुजरना तो इन्हें भी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि पेरियार की जो औपचारिक शिक्षा है वो बहुत ज्यादा नहीं हुई है, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में आप देखते हैं जब किशोरावस्था से आगे की उम्र की ओर बढ़ना शुरू करते हैं तो उनका जो बुद्धि है, उनका जो विचार है वो तर्कवाद की ओर झुकता हुआ दिखाई देता है, चिंतन की ओर झुकता हुआ दिखाई देता है, मनन की ओर झुकता हुआ दिखाई देता है। और इसलिए वो हर एक चीज जो उस समय के समाज में, उस समय की सोसाइटी में घटित हो रही है उसको वो क्वेश्चनेबल करते हैं, उसको प्रश्नगत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है। ये चीज तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब ये क्वेश्चंस धर्म के लिए उठने शुरू होते हैं। जैसे उनके घर में भी अगर किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान या प्रवचन या कुछ इस तरीके की चीजें होती थी, वो उसके ऊपर सवाल उठाते थे कि इससे क्या लाभ हो रहा है और इसके ना करने से क्या नुकसान होगा। तो ये तो उनके जीवन की मतलब शुरुआती हिस्से थे, मैंने आपको बताया। इनका विवाह हुआ 19 वर्ष की आयु में। अगर आप देखेंगे तो एक कन्या से विवाह हुआ है जिनका नाम है नागम्मई। तो नागम्मई से 19 साल में ही इनका विवाह हो गया था। और जो आगे का जीवन है पेरियार जी का, जिसमें वो तमाम प्रकार से आप देखोगे कि आंदोलन में जो है तमाम सारे लोगों की सहभागिता प्राप्त कर रहे हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सहभागिता जो है वो इनकी पत्नी नागम्मई का है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महिलाओं की भूमिका इनके आंदोलन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और भी पत्नी है जिनके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे, उनका भी योगदान है, अन्य महिलाओं का भी योगदान है। सभी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिलाओं के योगदान के ऊपर हम चर्चा करेंगे। नागम्मई के विचार उनको काफी, मतलब नागम्मई से उनके विचार मतलब काफी मिलते जुलते थे। आपस में दोनों जो है समाज सुधार की दृष्टिकोण से एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते थे। तो ये सारी चीजें हमको यहां पर देखने को मिलती हैं। तो थोड़ा नागम्मई भी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, लेकिन बाद में धार्मिक रूढ़िवादिता जो है उससे जो घिरा हुआ समाज है इससे अलग चलने का दोनों लोग फैसला करते हैं और एक क्रांतिकारी स्तर पर समाज के परिवर्तन की भूमिका वहां पर पैदा होती है। जब हम बातें कर रहे हैं तो एक और चीज है पॉलिटिकल, जो इनके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि रामास्वामी जो है इनके जो है
वैचारिक मतभेद हुए एक समय में कांग्रेस के, लेकिन उससे पहले हमको जानना जरूरी है कि ये कांग्रेस में जुड़े। आप लोगों ने एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी का नाम सुना होगा, सी राजगोपालाचारी। सी राज सुना है कि नहीं? गोपालाचारी, बताइए कितने लोगों ने ये नाम सुना हुआ है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दक्षिण कांग्रेस की जो तमाम, कांग्रेस क्योंकि राष्ट्रवादी संस्था थी और राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रवादी संस्था थी, तो इसके क्षेत्रीय कार्यों के लिए आप देखेंगे तमाम सारी क्षेत्रीय पार्टी हुआ करती थी। तो कांग्रेस की जो मद्रास विंग हुआ करती थी उसके लीडर थे एक तरीके से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और उन्हीं के अनुरोध पर, अगर आप देखेंगे, इन्हीं सी राजगोपालाचारी के अनुरोध पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1919 में कदम रखा है पेरियार जी ने। जब ये कांग्रेस में एंट्री करते हैं, सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो काफी अच्छा उन्होंने काम किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता इनसे प्रभावित हैं और तमिलनाडु की जो यूनिट है आगे चल करके वो तमिलनाडु यूनिट के प्रमुख भी बन जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय पश्चात अगर आप देखेंगे, इनका कांग्रेस से मोहभंग होना शुरू होता है। तो जब शुरुआत में जुड़े थे तो कांग्रेस में उस समय, जब हम बात कर रहे हैं 1919 की, 1920 की, तो आपको मालूम है कि उस समय गांधीवादी प्रभाव जो है, गांधी जी का जो प्रभाव है वो कांग्रेस पे बहुत ज्यादा था। तो हम कह सकते हैं कि आंदोलन जो कांग्रेस के नेतृत्व में चलते थे, उनका शिफ्ट जो है वो गांधीवादी शिफ्ट हुआ करता था। और उस समय गांधी जी एक बहुत ही फेमस आंदोलन चला रहे थे जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और आपको विश्वास होगा कि एक समय में पेरियार जी गांधी जी के इस आंदोलन के साथ जुड़े, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। तो गांधी जी के जो कार्यात्मक, हम कह सकते हैं कि रचनात्मक जो कार्य थे, उन रचनात्मक कार्यों के साथ उनका जुड़ाव देखने को मिलता है। जैसे शराब विरोधी कार्यक्रम, खादी को बढ़ावा देना, अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो है आवाज को मुखर करना, ऐसे तमाम प्रकार के जो रचनात्मक कार्य हुआ करते थे। गांधी जी के आंदोलन में अक्सर रचनात्मक कार्य आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें खास तौर से 2-3 काम तो होते ही थे, जिसमें अस्पृश्यता जो है इसका अंत करने की बात की जाती थी, ठीक है, इसका विरोध करने की बात की जाती थी। दूसरा प्रमुख तौर से अगर आप देखेंगे तो इनके आंदोलनों में जो खादी का प्रयोग है, खादी और चरखा, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। इसके अलावा आप देखेंगे विमेन एम्पावरमेंट, जिसको बोल सकते हैं महिला सशक्तिकरण की जो सशक्तिकरण के जो प्रयास हैं वो हमेशा देखने को आपको मिलते हैं। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता आपको देखने को मिलती है। हिंदू मुस्लिम एकता आपको देखने को मिलती है। और तमाम प्रकार से जो सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां, इन सामाजिक कुरीतियों का विरोध जो है वो करने होता हुआ देखने को मिलता है। ये सब रचनात्मक कार्य हुआ करते थे गांधी जी के आंदोलन के। तो इनमें से कुछ रचनात्मक कार्यों में उन्होंने योगदान दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि सामाजिक कुरीतियों में एक कुरीति है जिसमें आप देख रहे हैं कि शराब जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में हो चुकी है, तो लोग नशे में धुत हो रहे हैं। तो शराबबंदी के कार्यक्रम करना, अस्पृश्यता, खादी चरखा, इन सब को, अस्पृश्यता का अंत करना और खादी चरखा का प्रोपगेट करना, ये सब चीजें उन्होंने की। लेकिन उन्हें धीरे धीरे अनुभव हुआ कि कांग्रेस में एक खास कमी है और इसकी वजह से वो निराश होते चले गए। और वो खास कमी क्या है? उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस आरक्षण को लेकर के संघर्ष कर रहा है। 1925 में कांग्रेस की जो तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी जिसको बोल सकते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी यूनिट के अध्यक्ष जो हुआ करते थे ये, उस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस को देखें तो वास्तविक तौर में कांग्रेस पार्टी जो है, उस समय उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो थोड़ी ब्राह्मणवादी है। अच्छा, इनकी जो मांग थी वो ये थी, हमेशा कांग्रेस में रहते हुए भी वो चाहते थे कि सामाजिक सुधार के कार्य हों, सामाजिक सुधार के क्या हो, कार्य हों। लेकिन कांग्रेस जो है वो सामाजिक सुधार से ज्यादा राष्ट्रीय
राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उसमें इन्वॉल्व रहा करती थी, राष्ट्रीय राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करती थी, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करती थी। देखिए, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना चाहिए। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश होता है ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये समझता है कि भारत में समस्याएं बहुत सारी हैं, पर क्योंकि हम एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस है और हमारा उद्देश्य राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है, तो ऐसे कोई भी तत्व या चर्चा या बातें या फिर ऐसी कोई भी इश्यूज हैं, ऐसे कोई भी मसले जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, क्षेत्रीय स्तर के नहीं, राष्ट्रीय स्तर के हैं, उन पर हमें वर्कआउट करना होगा। तो राष्ट्रीय स्तर का एक मसला है कि भाई भारत में औपनिवेशिक सरकार है और यह औपनिवेशिक सरकार देश में नहीं होनी चाहिए, तो वो औपनिवेशिक सरकार का विरोध करते हैं। अब क्षेत्रीय मसले क्या हैं? जैसे किसी क्षेत्र में जातिवाद है, किसी क्षेत्र में क्षेत्रवाद है, कहीं लैंगिक विरोध है। तो कांग्रेस का यह मानना है कि अगर तमाम सारे छोटे बड़े मसलों में अगर इन्वॉल्व कांग्रेस होने लगेगी तो अपने मेन मोटो से वो भटक जाएगी। तो यहां पर इनको क्या लग रहा है कि कांग्रेस में ज्यादातर जो लोग हैं वो अपर क्लास कम्युनिटी के हैं, वो सामाजिक सुधारों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते जितना राजनीतिक स्वतंत्रता पर ध्यान देते हैं। तो उनका जो विचार है वो मतभेद में बदल गया, और जब मतभेद में बदल गया तो उन्होंने 1925 में इस्तीफा दे दिया। ईवी रामासामी जी ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे करके अपना स्वतंत्र तरीके से जाति प्रथा उन्मूलन, समाज सुधार, इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। तो ये तो एक घटना मैं आपको और बताता हूं कि शुरुआत में इतना ज्यादा नास्तिक नहीं थे ईवी रामासामी, लेकिन उनके नास्तिक होने की एक महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूपीएससी से रिलेवेंसी नहीं, बट थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको जरूर बता रहा हूं। घटना जो है 1904 की है, जब ये काशी की यात्रा करते हैं। काशी की यात्रा करते हैं 1904 में। सन्यासी के रूप में काशी पहुंचे थे, सन्यासी का भेष धारण करके। भेष क्या धारण करना, मतलब सन्यासी बन करके गए थे, सन्यासी के रूप में काशी गए थे। उन्हें लगा कि वहां जाकर के अध्यात्म की अच्छी जानकारी हमको प्राप्त होगी। काशी वही मतलब वाराणसी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें एक बहुत ही दुखद अनुभव महसूस हुआ ये कि वहां पर भोज चल रहा था एक दिन, और उस भोज में तमाम सारे ब्राह्मणों को भोज कराया जा रहा था। तो जिन ब्राह्मणों को भोज कराया जा रहा था उनसे भोजन का शुल्क नहीं लिया गया था, निःशुल्क भोजन उनको उपलब्ध कराया जा रहा था, और ये भी उसी पंगत में बैठ गए। पर जब इनको खाना परोसा जाना शुरू किया गया तो कुछ लोगों को इनके चेहरे को देख करके या इनके हाव भाव को देख करके ऐसा लगा कि ये ब्राह्मण नहीं है, गैर ब्राह्मण है। पूछताछ में पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं थे। तो उन लोगों ने इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया, और इसी अपमानजनक व्यवहार ने उनके मन में ब्राह्मणों के प्रति एक तरीके से आप देखेंगे घृणा जो पैदा होनी चाहिए वो तो पैदा हुई। साथ ही साथ समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की जो भावना है वो उसका विरोध करने की इच्छा जो है वो बलवती हुई। और आप ऐसे तमाम सारे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में जरूर जानते होंगे जिनके साथ कभी ना कभी इस तरीके की घटनाएं घटित हुई और उन्होंने समाज में इस तरीके की बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण कर लिया। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ भी ऐसी कई घटनाएं घटित हुई जो उन्हें सामाजिक तौर पर उन्हें दोयम बताया गया, और उस दोयम प्रवृत्ति को उन्होंने समाज से हटाने का प्रण कर लिया। तो ये घटना है जो उन्हें विश्वास दिलाती है कि भाई ईश्वर, धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, ये केवल और केवल, अगर देखा जाए लोग इसको क्यों कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत मुक्ति के लिए है, मोक्ष के लिए है। लेकिन इन्हें रियलाइज होता है कि मोक्ष के नाम पर आध्यात्म का जो ये प्रयोग हो रहा है ये उन्नति के लिए नहीं है, बल्कि सामाजिक पदानुक्रम और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए। अब यहां समझना जरूरी है कि सामाजिक पदानुक्रम का मतलब क्या है। सामाजिक पदानुक्रम
सामाजिक पदानुक्रम में आप देख रहे हैं जैसे सर्वोच्च पद जो है वो किसका है? ब्राह्मण का है, उसके बाद क्षत्रिय का है, उसके बाद वैश्य का है और उसके बाद शूद्र का है। और आपने देखा कि जिस समय इनको चीजों का अनुभव हो रहा है, उन्हें यह समझ में आ रहा है कि इसमें सर्वोच्च ब्राह्मण है और धार्मिक कार्य जो है वो यही करेगा। धार्मिक कार्य, जितने भी समस्त धार्मिक कार्य हैं, उनको करने का श्रेय और अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। तो वो इस परंपरा से विमुख होते हैं। नास्तिकवाद उनके अंदर जन्म लेता है, स्थायी तौर से आकार लेना शुरू कर देता है। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने इन सब चीजों को और ज्यादा तर्कगत बनाने के लिए, तर्कसंगत बनाने के लिए ईश्वर से कई सारे प्रश्न पूछे हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और खुल करके पूछे हैं, बेधड़क पूछे हैं। जैसे वे कहते हैं कि ईश्वर पे विश्वास कर रहे हैं तो ईश्वर का हमेशा सहयोग भी प्राप्त होना चाहिए। फिर भी अगर हमारा पतन हो रहा है तो फिर ईश्वर कहां है? ऐसे भगवान की पूजा क्यों की जाए जो हमारा पतन देखते हुए भी हमारे समीप नहीं आ रहा है? ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न जो है उन्होंने कई अलग अलग तरीके से किए हैं। ईश्वर पर सीधे प्रहार मतलब आपको देखने को मिलता है। और वे कहते हैं कि इस तरीके की जो सोच है वो एक प्रकार की अंधभक्ति है, गैर तार्किक तरीके से लोगों का एक विश्वास है और इसी में जो इनके लीडर्स हैं वो अपना ताना बाना उसमें बुनने का प्रयास करते हैं। तो वो इन सब चीजों से पृथक होना चाहते हैं और इसी तरीके का विचार जो है उनको डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिराव फुले जी के जीवन से भी देखने को मिलता है। तो वो उनसे भी प्रेरित हैं, काफी हद तक प्रेरित हैं, काफी विचार उनके इनसे मिल रहे हैं। ऑब्वियसली जब उनके विचार ऐसे होंगे तो इस तरीके के विचार वाले जो दूसरे समाज सेवक हैं, समाज सुधारक हैं, जैसे अंबेडकर जी का नाम लिया मैंने, फुले जी का नाम लिया, उनकी लाइफ से चीजों को सीखा उन्होंने तो और ज्यादा प्रभाव पड़ा। फुले की तरह ही पेरियार भी जो है ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जाति व्यवस्था और बुराई जो है उसको समाज की बुराइयों का मूल कारण मानते हैं। अंबेडकर जी की तरह उनका मानना है कि जाति का उन्मूलन तभी संभव है जब धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं को बेधड़क चुनौती पेश की जा सके। तो इनकी तरह इन्होंने भी जो है क्या नाम है, पेरियार जी ने भी इस कार्य को आगे अंजाम दिया। उन्होंने इसको समझने का प्रयास किया कि सामाजिक असमानता और भारतीय समाज की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय। क्योंकि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय सबके पास नहीं। जैसा उन्होंने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी बड़ी संस्था के अंतर्गत भी के अंदर भी वो देख रहे हैं कि सभी लोगों की पहुंच वहां तक नहीं है। अच्छा, आपको याद होगा कि 1916 में गांधी जी का एक भाषण हुआ था जिसमें खुद गांधी जी ने स्वीकार किया, खुद गांधी जी ने इस बात को बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कि भैया कांग्रेस तो जो है कुछ संभ्रांत लोगों का एक दल दिखाई देता है, कैसे राष्ट्रवाद है आप? ये गरीबों का, निचले जो ग्रासरूट लेवल के जो लोग हैं उनका, या फिर हम यूं कहें कि जो श्रमिक वर्ग हैं उनका तो इसमें कोई योगदान ही नहीं दिखता, वहां से तो अनटच्ड है। तो राष्ट्रीय कैसे? राष्ट्रीय का मतलब समस्त चीजें जो राष्ट्र की हैं वो शामिल होनी चाहिए, कांग्रेस में नहीं शामिल थी। तो पेरियार जी भी कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है सभी को, राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वो नहीं है। इसके लिए आपका बैकग्राउंड मजबूत होना जरूरी है, आर्थिक रूप से संपन्न हो, शिक्षित हो, तभी जाकर के आपको चीजें मिलेंगी। और इन्हीं आधार पर लोगों को सामाजिक न्याय भी मिलता था, सामाजिक न्याय भी इन्हीं आधार पर मिलता था। और इसका परिणाम यह होता था कि कई बार जो डिप्राइव्ड क्लास के जो लोग हुआ करते थे वो न्याय के बारे में कभी सोचते ही नहीं थे। उन्हें खुद ही महसूस होता था कि हमारा न्याय तो कभी होगा ही नहीं, यही हमारी परिणति है, तो बदलना होगा इसे। ये चीज सोच रखी है अंबेडकर जी के साथ साथ पेरियार जी ने भी। तो ये जो सोच है ये दर्शाती है कि दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का जो साहस है वो आपको पेरियार जी में दिखाई देगा, ठीक उसी तरीके से जैसे अंबेडकर जी और ज्योतिराव फुले जी ने ये लड़ाई कभी लड़ी है। समझ में आ रही बात?
तो अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं। अब यहां तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो ईवी रामास्वामी जी जो हैं वो अब उनका विचार कहां से कहां पहुंच चुका है। तो उनको यह समझ में आ चुका है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका सम्मान ही नहीं है, जिसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। और उनका विचार है कि मानव होने के नाते सभी का एक समान सम्मान होना चाहिए, सभी को गर्व और गौरव से जीने का अधिकार होना चाहिए, सभी को राजनीतिक, सामाजिक और हर तरह की बराबरी का हक है। तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया जिसका नाम हुआ आत्मसम्मान आंदोलन। और हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस आंदोलन के सिद्धांत क्या थे और इसके सामाजिक राजनीतिक प्रभाव जो है वो किस प्रकार से पड़े। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो 1925 में शुरू हुआ था, 1925 में। और कहते हैं कि तमिलनाडु में इसकी शुरुआत पेरियार ईवी रामास्वामी जी के द्वारा की गई थी। उनके एक समर्थक थे जिनका नाम था एस रामनाथन। क्या नाम था उनका? एस रामनाथन। ऐसा कहा जाता है कि वास्तविक रूप में इस आंदोलन की नींव जो है वो एस रामनाथन ने रखी थी, जिसके नायक बनाए गए थे ईवी रामास्वामी। ये इनके नायक थे। नायक मतलब इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करके इनको लीडरशिप दे दी थी कि आप इसको लीड करें। तो इसलिए 1925 में आप देखते हैं कि जो नायक क्या नाम है, ईवी रामास्वामी जी जो हैं वो इसको लीड करते हैं। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ रही है? इस तरीके से चीजें यहां पर शुरू होती। तो ये जो आंदोलन है इसकी स्थापना का एक जो मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? सबसे पहले इसका उद्देश्य जो है वो हिंदू सामाजिक व्यवस्था को, ध्यान रखें इसका उद्देश्य आप चाहें तो लिख सकते हैं, हिंदू जो सामाजिक व्यवस्था है, हिंदू सामाजिक व्यवस्था का विरोध, व्यवस्था का विरोध। हिंदू सामाजिक व्यवस्था क्या है? वही जातिगत, जाति के आधार पर जो चीजें हैं। इसलिए उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। जाति प्रथा का वो समर्थन नहीं करेंगे। धर्म और ईश्वर, धर्म और ईश्वर जो है इसमें जो लोगों का अंधविश्वास है, अंधविश्वास जो है, इस अंधविश्वास का विद्रोह करेंगे। और समाज को क्या बनाएंगे? समाज को तर्क संगत बनाएंगे, तर्क संगत। तो ये प्रमुख उद्देश्य है। अब इन उद्देश्यों को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हिंदू सामाजिक व्यवस्था का विरोध का मतलब यही हो गया जो वर्ण व्यवस्था का विरोध है वो किया जाना, जिसमें हमेशा यह प्रकट किया जाता है कि जो अपर क्लास कम्युनिटी है वो ही समाज को लीड करती है, उसको ही अवसर है हर जगह का। उस प्रथा का यहां पर क्या किया गया है? विरोध किया गया है। जाति प्रथा, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस प्रथा का विरोध किया जाएगा। और ईश्वर और धर्म, धर्म और ईश्वर में विश्वास, उनका कहना है कि ये धर्म और ईश्वर के धर्म और ईश्वर में जो विश्वास जो पैदा किया गया है समाज में, वो एक टूल है, वो एक उपकरण है जिसके माध्यम से उपरोक्त दो चीजें जो हमने आपको बताई हैं वो चलाई जा सकती हैं। आप इस चीज को समझने का प्रयास करें कि यदि किसी का इसमें और इसमें विश्वास ही नहीं है तो उसको जाति से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सामाजिक वर्ण व्यवस्था से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और इस तरह से समाज जो है एक इक्वल लेवल पे पहुंचेगा। और क्योंकि आप देखेंगे आत्मसम्मान आंदोलन में इस चीज को प्रमुखता से और प्रखरता से इस चीज का प्रयोग किया गया, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको यहां पर दिखाया कि क्या आपके मन में ये जो विचार आता है वो यहीं से आता है कि आत्मसम्मान आंदोलन प्रथम दृष्टया आपको एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के तौर पर दिखाई देगा, जो कि इन उद्देश्यों से साबित आपके सामने हो जाता है। अगर आप इन उद्देश्यों के ऊपर गौर करेंगे तो आपको इससे समझ में आएगा कि एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन तो था। इसका मुख्य लक्ष्य ही यही है कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन करेंगे, तर्क संगत दृष्टिकोण जो है हम उसको बढ़ावा देंगे, ब्राह्मणवादी वर्चस्व जो है उसका विरोध करेंगे। तो ये इसके प्रमुख प्रोपेगेंडा हैं। और
ये आंदोलन कैसे चलेगा, इसके उद्देश्य जो हैं वो क्या हैं, लोगों तक कैसे इसको पहुंचाया जाए, आज की तरह सोशल मीडिया तो था नहीं, तो इन सब चीजों के लिए कुछ पैम्पलेट्स का प्रयोग किया जाता था। तो एक पैम्पलेट था नमति कुरिकोल, और एक और पैम्पलेट हुआ तिरावितक कायलेक्कलम, शायद मैं उच्चारण सही ना कर पा रहा हूं, बट इसी तरीके का। तो ऐसे 2 पैम्पलेट्स छापे गए थे, वो पैम्पलेट्स छाप करके भेजे जाते थे, प्रचारित किए जाते थे, जैसे आजकल हम लोग सोशल मीडिया में अपने विचार छाप करके भेज देते हैं, उसी तरीके से। समझ में आ रही बात? तो अब ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन ने अपने इन सिद्धांतों के दम पर जो चेंजेस किए, उसमें यही था कि हम अनुष्ठानवाद जो चल रहा है, जो ब्राह्मणवाद चल रहा है, अनुष्ठानवाद चल रहा है, अतर्कवाद तरीके से जो कार्य चल रहा है, उसको हम परिवर्तित करके तर्कवाद, समानता, व्यक्तिगत गरिमा, इन सब चीजों की ओर मूव करेंगे, मोड़ेंगे इसको। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से आत्मसम्मान आंदोलन एक प्रकार का सामाजिक चेतना का प्रतीक था, चेतना का प्रतीक बना। और जब हम सामाजिक चेतना का प्रतीक बताते हैं और जिसमें हम जातिवाद के विरोध को लेकर के आते हैं, तो जातिवाद का विरोध जब हम कर रहे हैं तो इसके पीछे की मूल भावना क्या है? इसके पीछे की मूल भावना है समानता। और जब समानता कहते हैं तो एकता अपने आप यहां पर आती है, इक्वलिटी। और अगर आप लोगों ने मेरा एक सेशन देखा होगा जिसमें मैंने राष्ट्रवाद पढ़ाया है, 3 टुकड़ों में पढ़ाया था मैंने राष्ट्रवाद को, आप लोग जाकर के देखिएगा, सर्च कीजिएगा। तो राष्ट्रवाद का सबसे मूल तत्व जो है, मेन कंपोनेंट जो है, मेन हम कह सकते हैं जो टूल है जिसके बगैर राष्ट्रवाद नहीं हो सकता, वो है एकता। राष्ट्रवाद का प्रमुख हथियार है। कोई भी राष्ट्रवाद किसी न किसी आधार पर यूनिटी को क्रिएट करता है, यूनिफॉर्मिटी को क्रिएट करता है, एकता को प्रकट करता है। और यहां पर मानव एकता की बात हो रही थी, मानवीय एकता की बात हो रही थी। इससे ट्रू नेशनलिज्म नहीं हो सकता, जहां पर सिर्फ मानव, वो भी बिना किसी जातीय भेदभाव के, ये सबसे बढ़िया राष्ट्रवाद में से एक होगा। तो डेफिनेटली जहां आप एक तरफ ये देखते हैं, मैं आपको जो इसका थीम है वो समझा रहा हूं, जहां एक तरफ आप देखते हैं कि ब्राह्मण विरोधी आंदोलन है, वहीं आपको ये एक राष्ट्रवादी कदम भी देखने को मिलेगा। राष्ट्रवादी कदम क्या होते हैं? जहां पर लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन न क्रिएट हो, जहां पर लोगों को सामाजिक एकता महसूस हो, जहां पर लोगों को स्वतंत्रता महसूस हो। और स्वतंत्रता कैसी? शारीरिक स्वतंत्रता नहीं, बौद्धिक स्वतंत्रता, सोचने समझने कहने अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। लोगों के मन में विचार तो आ रहा है लेकिन वो समझ रहे हैं कि हमारी तो कोई सुनेगा नहीं क्योंकि हम तो निम्न वर्ग के हैं। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये बेड़ियां हैं। अगर हम उसे ये स्वतंत्रता महसूस कराएं कि तुम किसी भी जाति वर्ग वर्ण या लिंग से हो, आपको बोलने सोचने समझने और कहने की पूर्णतः स्वतंत्रता है, तो वह स्वतंत्र है। और तब मूल्य है राष्ट्रवाद का। अदरवाइज राष्ट्रवाद का कोई मूल्य नहीं है। राष्ट्रवाद का मूल्य यह नहीं है कि आप तिरंगा झंडा लेकर के सड़क पर टहल रहे हैं, यह राष्ट्रवाद नहीं है। तिरंगा झंडा तो लेकर के टहल रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते कुछ अपने मन की कह नहीं सकते, तो बेसिकली आप जकड़े हुए हैं। आपका कोई आत्मसम्मान नहीं है। आपका कितना सम्मान होना चाहिए, आपको कितनी छूट मिलनी चाहिए, यह तय करने वाला कोई और है। तो फिर यहां पर राष्ट्रवाद नहीं है, यहां पर राष्ट्रवाद कैद है। इसीलिए ये जितना ब्राह्मण विरोधी आंदोलन है, उतना या कहीं उससे ज्यादा राष्ट्रवादी कदम भी है। कि राष्ट्रवाद के जो मूल तत्व हैं आपको इस आंदोलन में हर जगह देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई राष्ट्रवादी तत्व आपको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इसके सिद्धांतों से इसको पहचानने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहां पर एक कदम है आत्मसम्मान विवाह। आप लोगों ने देखा होगा कि जो विवाह होते हैं और विवाह में जो धार्मिक अनुष्ठान होता है, वो जो धार्मिक अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान जो होता है या कोई भी वैवाहिक अनुष्ठान जो होता है, उसको कराने वाले जो पुरोहित होते हैं वो कौन होते हैं? उसको कराने वाले पुरोहित कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं।
अब आपका कहना यह है कि आंदोलन ने ब्राह्मण पुजारी, जो ये आंदोलन है आत्मसम्मान आंदोलन, इसमें ब्राह्मण पुजारियों और धार्मिक अनुष्ठानों के बिना विवाह को संपन्न करने की प्रथा को बढ़ावा दिया है। क्या पूरे विश्व में इसी तरह हो रहा है? केवल यहीं भारत में क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बिना पुरोहित के और बिना अनुष्ठान के, बिना धार्मिक जो अनुष्ठान है उसके विवाह को संपन्न कराने की प्रथा की शुरुआत की और इसको कानूनी मान्यता भी दिलाई। कानूनी मान्यता सरकार ने आगे चल करके इसकी मान्यता भी दी। इस प्रकार से जो विवाह है वह आत्मसम्मान विवाह है और ये उस समय का एक बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हुआ करता था कि पारंपरिक जो सामाजिक मानदंड है उसको सीधे चुनौती दी जा सके और एक नए तरीके का तर्कसंगत व्यवहारिक मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया जा सके। तो ये है आपका आत्मसम्मान आंदोलन। ऐसे बहुत सारे विवाह होने शुरू हुए। फिर इसकी वजह से जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व उसको चुनौती पेश की गई, जो कि की जानी चाहिए थी। फिर आता है जातिगत भेदभाव। जातिगत भेदभाव का विरोध इनके आंदोलन की एक और प्रमुख योजना रही है हमेशा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसी प्रथाएं हैं जो जातीय भेदभाव को रिप्रेजेंट करती थी और बहुत ही आज के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, प्रबुद्ध बुद्धिता का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि यार लगेगा कि यार कैसी कैसी प्रथाएं चलती थी। एक प्रथा चलती थी देवदासी प्रथा। कई जगहों पर तो आज भी है। देवदासी प्रथा को लेकर के एक्ट भी बनाया गया है कि ये नहीं चलना चाहिए। देवदासी प्रथा होती थी जिसमें अविवाहित कन्याएं और खास तौर से उनमें से ज्यादातर तो ऐसी कन्याएं होती थी जो अल्पवयस्क होती थी। उन्हें घर परिवार छोड़ देने के लिए अंधविश्वास के तर्क पर उन्हें विश्वास दिलाया जाता था कि तुम तो अब देवता को समर्पित हो और यह परम स्थान की प्राप्ति है। तुम वो भाग्यशाली कन्या हो जो तुम्हें इस तरीके का परम स्थान मिलेगा कि तुम्हें देवता की सेवा के लिए चुना जा रहा है, देवदासी बनाया जाएगा। देवदासी को सबसे पवित्र घोषित किया गया। लेकिन बाद में इसी देवदासी का देवदासी प्रथा के नाम पर इतना शोषण किया गया, सामाजिक, आर्थिक तो जाने दीजिए, शारीरिक शोषण भी हुआ। और वो देवदासी किसी को कुछ कह भी नहीं सकती, उसकी आवाज कोई सुनने वाला ही नहीं होगा। इतना बड़ा प्रभाव है कि तुम तो देवदासी हो, तुम्हारे साथ ऐसा करने का साहस किसी का हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने कह दिया तो उसकी बात पे कोई विश्वास भी नहीं करेगा। तो देवदासी प्रथा का इन्होंने विरोध किया। इसी तरीके से विधवा पुनर्विवाह का लोगों ने विरोध करना शुरू किया था। विधवा पुनर्विवाह, तो उन्होंने कहा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह का जो विरोध हो रहा था उस विरोध का इन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की पैरवी उन्होंने शुरू की। छुआछूत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत जैसे डिस्क्रिमिनेटेड कार्यों को समाज से हटाने का प्रयास किया गया। और इसके लिए, और देखो बहुत अजीब तरीके से इसकी प्रथा का प्रचलन हुआ करता था और आज भी कई सारे लोग जाने अनजाने में इस तरीके की प्रथा का प्रचलन करते रहते हैं। मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा पढ़ लिख लें, इस तरीके का काम ना करें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी के ऊपर, जो बाइक हैं या व्हीकल्स जो होते हैं उनके, कार वगैरह, उसमें लिखते हैं, बड़ा सा लिखते हैं, बड़ा एग्रेसिव, थोड़ा सा उसका कार्टून या कुछ इस तरीके की चीजें भी, छवि बनाई जाती हैं, ब्राह्मण, और पीछे स्टिकर बना होगा वो फरसा का और ऐसे एग्रेशन का, क्षत्रिय। तो बेसिकली वो दिखाना चाहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। तो इसी तरीके की प्रथा पहले चलती थी कि होटल्स जो हुआ करते थे, तमाम प्रकार के ऐसे होटल्स होते थे जिनके होटल्स के ऊपर लिखा था ब्राह्मण होटल। उन्होंने जब आंदोलन चलाया और इस तरीके की जो छुआछूत को बढ़ावा देने वाले जो ये सिंबल्स या जो इस तरीके की चीजें हुआ करती थी, इसको रिमूव करने का प्रयास किया और वहां पर एक बदलाव देखने को मिला कि जहां आप लिखे होते थे ब्राह्मण होटल, वहां अब शाकाहारी होटल्स लिखा जाना शुरू कर दिया गया। तो इस तरीके से जो एक सामाजिक पदानुक्रम है उसको तोड़ने का ये एक प्रतीकात्मक पहल था जो किया गया था। महिलाओं के अधिकार की बात अगर हम करें
तो वो भी ये आंदोलन करता हुआ दिखाई देता है। आत्मसम्मान आंदोलन हर उस व्यक्ति को आत्मसम्मान से जीने का प्रयास कराएगा जिसका सम्मान समाज नहीं कर रहा है। और आपको मालूम है, सम्मान ना करने वाला समाज में, जिसका सम्मान नहीं हो, समाज में कौन कौन से वर्ग हैं? चाहे वो, आपको लगता है कि निम्न जाति ही हैं जिनका गैर सम्मान किया जा रहा है, जो गैर सम्मानित है? नहीं, निम्न जाति तो है ही, गरीब भी, गरीब किसी भी वर्ग का हो, वो सम्मान से परे है, उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। महिला किसी भी जाति की है, किसी भी जाति की महिला, उसका सम्मान नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति, अल्प शिक्षित व्यक्ति, ऐसे तमाम सारे लोग जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है। तो आत्मसम्मान आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी है। और जब मैं कहता हूं कि आत्मसम्मान आंदोलन एक राष्ट्रीय चरित्र का भी आंदोलन है, तो आप समझते हैं कि एक तरफ तो जितने भी डिप्राइव्ड लोग हैं, और डिप्राइव्ड लोग, देखो आप इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करो कि अपर क्लास कम्युनिटी जो है वो कोई भी हो सकती है, और ज्यादातर उसमें जैसे ब्राह्मण थे, लेकिन अपर क्लास में भी कुछ ऐसी सब क्लासेस हैं जिनका सम्मान नहीं है। जैसे महिला, अगर ब्राह्मण महिला भी है तो उसका उतना सम्मान नहीं है जितना ब्राह्मण पुरुष का है। उसी में ब्राह्मण पुरुष, वो भी शिक्षित का मतलब यहां पर है कि वो जो वेद ग्रंथ और इन सब चीजों का, जिसको बहुत अच्छी तरीके से पठन पाठन जिसने किया हो, उसका सबसे ज्यादा सम्मान है। अगर कोई ऐसा ब्राह्मण है जिसने वेद का पाठ नहीं किया है, जो अशिक्षित है, अल्प शिक्षित है, उसका भी सम्मान नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, हाँ या नहीं? भाई आप देखिए, यहां पर आप ब्राह्मण वर्सेस अन्य चीजों को समझने का प्रयास करें तो ब्राह्मणों में जाति के तौर पर सम्मान तो है ही, लेकिन जो गैर ब्राह्मण है उनका सम्मान नहीं है। गैर जो ब्राह्मण है उनका सम्मान नहीं हो रहा है। अब ब्राह्मणों में भी कई ऐसे सब क्लासेस हैं जिनका सम्मान नहीं है। जैसे ब्राह्मण महिला का सम्मान नहीं है क्योंकि वो महिला है। ब्राह्मण अशिक्षित ब्राह्मण जो है, अशिक्षित या अल्प शिक्षित जो ब्राह्मण है, उसका सम्मान नहीं है। अवेदी ब्राह्मण जो है, जो मतलब जिसने वेद पाठन नहीं किया है, उसका सम्मान नहीं है। निम्न जातीय जो हैं उनका तो सम्मान नहीं ही है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो गैर ब्राह्मण हो, उनका सम्मान नहीं है। किसी भी प्रकार से किसी भी महिला का सम्मान नहीं है, तो आप देखिए ये वर्ग जो है प्लस ये वर्ग जो है, किसी दूसरे धर्म में जिसमें अगर आप देखें, कई बार धर्म को तो बात हटा ही दो, यहां से धर्म की बात तो एकदम हटा ही दिया जाए, क्योंकि इस धर्म के अलावा बाकी सारे जो धर्म थे वो अल्पसंख्यक धर्म के अंतर्गत गिने जा रहे हैं। तो भाई ये और ये प्लस कुछ दूसरे रिलीजियस जो कम्युनिटी हैं, दूसरे अन्य धर्म जो है, इनको मिला दिया जाए तो यही तो इंडिया है, यही तो भारत है, यही तो देश था। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? इस वर्ग का। अब जो पेरियार जी हैं वो किसको यूनिट कर रहे हैं? पेरियार जी किसको यूनिट, मतलब किसको एकजुट कर रहे हैं? ये जो पूरा वर्ग है, ये जो वर्ग है, इन दोनों वर्गों को बराबर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको बराबर करने में इनको डिग्रेड नहीं किया जा रहा है, इनको अपग्रेड किया जाएगा। ये इनके बराबर हो, इक्वलाइज हो। अरे यार यही तो राष्ट्रवाद है, इसी को तो राष्ट्रवाद बोलेंगे। यही तो राष्ट्रवाद है जहां पर इस लेवल की यूनिटी हो। चाहे गांधी जी का विचार ही हो, इनमें में से कोई भी व्यक्ति जो तृणमूल व्यक्ति है, ग्रासरूट लेवल का जो व्यक्ति है, अगर उसे भी उतनी ही सुविधा मिले, चाहे शिक्षा में, चाहे रोजगार में, चाहे भाषण में, चाहे राजनीति में, चाहे अभिव्यक्ति में, जितनी इन्हें मिल रही है, तो वहां आएगी समानता, समता, साम्यता। और वहां जहां समता, साम्यता वगैरह जहां पर आएगी, वहीं पर राष्ट्रवाद प्रफुल्लित होगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे जिस थीम पे हमने लेक्चर शुरू किया था, उस थीम से कितना ज्यादा ये मैच्ड है। और ये कोर चीज आपसे एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है। महिलाओं के अधिकार की बात, महिला समानता, महिला शिक्षा, महिला पुनर्विवाह, तलाक लेने का अधिकार, संपत्ति में अधिकार महिलाओं को कभी नहीं था, तो संपत्ति का अधिकार, इन सब चीजों की पुरजोर वकालत उन्होंने की है। और उन्होंने कहा कि अगर आपको इन सब चीजों में अपने हक नहीं मिल रहे हैं,
राजनीति में आपको अगर योगदान करने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप सड़क पर आइए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नामों से जाति को हटाना। मैंने आप लोगों को शुरुआत में दिखाया कि यूपीएससी के द्वारा ये जो क्वेश्चंस पूछे गए यहां पर, और इसमें जो ये नायकर जाति नाम यहां पर रिप्रेजेंट किया गया, इसको लेकर के विरोध किया गया। वो विरोध इसी कारण से किया गया जिसके बारे में अब हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। ये विरोध इसी कारण से किया गया। क्यों किया गया? 1929 में चेंगलपट्टू जगह है, चेंगलपट्टू में एक सम्मेलन हुआ। ध्यान रखना, इस सम्मेलन का नाम है आत्मसम्मान सम्मेलन। आत्मसम्मान आंदोलन नहीं, आत्मसम्मान सम्मेलन, आत्मसम्मान सम्मेलन। और ये आत्मसम्मान सम्मेलन हुआ 1929 में, 1929 में चेंगलपट्टू में। और ये पहला प्रांतीय सम्मेलन था आत्मसम्मान आंदोलन का, जिसमें यह घोषणा की गई कि अब से हम अपने नाम के बाद जाति शब्द का जो प्रतीक है उसको हटा देंगे। जाति प्रतीक का इस्तेमाल क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। तब किसी ने भी आगे चल करके अपने नाम के आगे जाति का प्रयोग करना बंद कर दिया। इनकी एक पत्रिका हुआ करती थी, कुड़ी अरासू, एक पत्रिका है इनकी, अभी आगे इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पत्रिका कुड़ी अरासू। कुड़ी अरासू ने इस चीज को बहुत तेजी से प्रोपगेट किया। तमिलनाडु में हर एक व्यक्ति से उन्होंने इस बात का, इस प्रथा को त्यागने का एक लहर शुरू की, उसके लिए अनुरोध किया, उसके लिए एक जागरूकता अभियान इस पत्रिका के माध्यम से चलाया गया, जिससे कि व्यक्ति की जो व्यक्तिगत गरिमा है, उसकी जो आत्मसम्मान की भावना है, उसको कोई ठेस ना पहुंचा सके। व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, व्यक्ति की जाति की पहचान से क्या लेना देना। तो यह है आपका सिद्धांत और सामाजिक इसका प्रभाव। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। पर आत्मसम्मान आंदोलन ही केवल आंदोलन नहीं है, कुछ और भी आंदोलन है जो नायकर जी ने शुरू किए थे, योगदान जिसमें उन्होंने दिया था। और ये इनकी जो लड़ाई है वो केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा जो द्रविड़ियन इलाका है, दक्षिण भारतीय क्षेत्र जो है, वहां तक फैलती है। तो केरल, जिसको आज हम कहते हैं, तब वो त्रावणकोर रियासत हुआ करता था। 1924-25 में वहां पर एक आंदोलन चलता है। 1924-25 में वहां एक आंदोलन चलता है, इसको बोलते हैं, त्रावणकोर के राजा हुआ करते थे, त्रावणकोर के राजा हुआ करते थे। और त्रावणकोर के जो राजा हैं, त्रावणकोर रियासत जो है, वहां पर एक बड़ा अजीब अन्याय की भूमिका थी कि जो मंदिर हैं उनमें निम्न जाति लोगों का प्रवेश नहीं होता था। मंदिर जो है उसमें निम्न जाति लोगों का प्रवेश वर्जित था। प्रवेश क्या था? वर्जित था। वहां प्रवेश तो वर्जित जाने दीजिए, उस मंदिर की जो मुख्य गलियां हुआ करती थी, उन गलियों तक में प्रवेश उनको नहीं मिलता था। तो यहां पर एक आंदोलन चलाया गया जिसको वायकोम सत्याग्रह बोला जाता है, 1925 का। तो उस वायकोम सत्याग्रह में, वायकोम सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा भी लीड किया गया, उसमें इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आसपास की जो सड़क है उसमें दलित और निचली जाति के लोग जो हैं उनको जाने में, प्रवेश करने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था और उसको वहां पर चलने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो उन्होंने सक्रिय भागीदारी उसमें निभाई और दृढ़ता के साथ वायकोम सत्याग्रह जो है, वायकोम नायक के तौर पर वो प्रस्तुत हुए और जाति आधारित अत्याचारों के खिलाफ एक आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया। तो उनकी भूमिका आपको वायकोम सत्याग्रह में देखने को मिलेगी। उससे ज्यादा उनकी भूमिका देखने को मिलेगी द्रविड़ कशगम या द्रविड़ कड़गम, हम लोग कड़गम भी बोलते हैं कई बार, उसमें भी आपको यहां पर भूमिका देखने को मिलती है। तो यह घटना आपको देखने को मिलेगी 1938 से, 1938 से आपको यह घटना देखने को मिलेगी कि पेरियार जी ने गैर ब्राह्मणों का एक राजनीतिक दल हुआ करता था जिसको बोलते थे जस्टिस पार्टी। जिसको क्या बोलते थे? जस्टिस पार्टी। ये गैर ब्राह्मणों का एक दल था, गैर ब्राह्मणकारी एक दल हुआ करता था, राजनीतिक दल था, ये पॉलिटिकल दल था
जस्टिस पार्टी। 1938 में वो जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। तो आपने देखा है कि वो बहुत पहले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, पर पॉलिटिकल विल तो उनके अंदर बहुत ज्यादा है ही, सभी समझते हैं उस चीज को। आत्मसम्मान आंदोलन उन्होंने प्रस्तुत किया था, तो उधर से जो आत्मसम्मान आंदोलन है, आत्मसम्मान जो आंदोलन है, वो आंदोलन अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। उसमें बहुत सारे लोग एकीकृत होते हैं, एकजुट होते हैं वो लोग। और इधर जस्टिस पार्टी जो है, जो कि गैर ब्राह्मणवादी संस्था है, ऑब्वियसली इसके उद्देश्य भी उसी तरीके के हैं। तो ये दोनों जो लोग हैं, ये जो जस्टिस पार्टी है और जो ये आत्मसम्मान आंदोलन के जो लोग हैं, ये एक हो जाते हैं, ये एकजुट होते हैं। ये आपस में एक दूसरे के विचार मिलते हुए देखते हैं और एकजुट हो जाते हैं। और इनकी जो एकजुटता है, इनका एकजुटता मतलब एक विलय जिसको बोल सकते हैं, विलय, ये हुआ विलय 1944 में, 1944 में आपको इनका एक विलय देखने को मिलता है। दोनों संगठनों का विलय कर दिया गया और विलय करके ही द्रविड़ कजगम, ठीक है, विलय करके द्रविड़ जो कजगम है या कड़गम, जो भी आप कह सकते हैं, डीके, इसको शॉर्ट में बोला गया डीके, द्रविड़ कड़गम, इसकी स्थापना उन्होंने की। और इसी द्रविड़ कड़गम संगठन ने द्रविड़ आंदोलन को आगे चल करके जन्म दिया। तो द्रविड़ आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया एक आंदोलन है, जो द्रविड़ियंस को उनकी द्रविड़ियन सभ्यता के ऊपर गौरव महसूस करने, गर्व करने के लिए चलाया गया था। यह भी आप दूर से अगर जोड़ना चाहें तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान से जुड़ी हुई एक चीज है, मातृभूमि से प्रेम करना सिंपली। और आगे चल करके इसी आंदोलन ने द्रविड़ नाडु जो है, द्रविड़ नाडु की मांग जो है वो क्रिएट कर दी, स्वतंत्र द्रविड़ राज्य की मांग द्रविड़ नाडु के तौर पर, जिसमें न कोई जाति होगी, जाति विहीन समतावादी समाज का गठन, वो है द्रविड़ नाडु। और जितनी भी द्रविड़ भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इन सब का पुनरुत्थान हो, भाषा के आधार पर एक सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिले। और उस समय इन सब भाषा आधारित सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने की बात क्यों की गई? क्योंकि एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे राष्ट्रवादी, जैसे कांग्रेस की तरफ से भी अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रवाद उन्हें दिखाई देता है कि धर्म रंजित है, भाषा रंजित है, हिंदी केंद्रित है, तो वो इसका विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि ये सामाजिक न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय है कि जब सब अपनी संस्कृति पे गौर कर सके, और हमारी संस्कृति द्रविड़ियन भाषा में है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। और इसी चीज से आप देखेंगे कि हिंदी विरोधी आंदोलन की शुरुआत भी होती है, इसी चीज से हिंदी विरोधी आंदोलन की शुरुआत भी होती है। तो पेरियार ने एक आंदोलन हिंदी विरोधी आंदोलन के तौर पर भी चलाया है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था एक नाम, मद्रास प्रेसिडेंसी से एक नाम बताया था जो इन्हें कांग्रेस में लेकर के आए थे। उनका नाम था सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी जो हैं, जब वो 1937 की बात है, कांग्रेस की अपनी सरकार बनी थी, आपको एक समय में याद होगा, मौका मिला था उसको। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किया था। स्कूलों में क्या किया था? स्कूलों में हिंदी अनिवार्य किया गया, हिंदी अनिवार्य किया। जब इन्होंने हिंदी को अनिवार्य किया तो इसका विरोध रामासामी जी ने ही किया। तो इनकी जो जस्टिस पार्टी है और जो ये खुद हैं, इन्होंने तुरंत जो है इसका विरोध किया। जबरदस्त तरीके का आंदोलन जो है क्रिएट हुआ और इसमें बताया गया कि ये जबरदस्ती भारतीय उपमहाद्वीप में जो तमिल हैं उनके ऊपर हिंदी को थोपने का एक प्रयास है। उनका मानना है कि हिंदी जो है वो आर्य संस्कृति और ब्राह्मणवाद का विस्तार करती है और हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, इसलिए हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट इस चीज का विरोध करने के लिए उन्होंने महिलाओं की भी भागीदारी ली। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी रैलियों में शामिल होना चाहिए, उन्हें भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए। बहुत जबरदस्त विरोध किया गया, तकरीबन 2-3 साल विरोध हुआ और 1940 में फलतः सरकार को यह जो आदेश था, इस आदेश को वापस लेना पड़ गया। हिंदी शिक्षण का जो आदेश है, यह आदेश वापस लेना पड़ गया। लेकिन 1948 में एक बार फिर से सरकार ने प्रयास किया हिंदी को लागू करने का,
जब दोबारा प्रयास किया गया तो पेरियार ने दोबारा एक बार जो है विरोध किया। तो जब जब हिंदी आंदोलन यहां पर हिंदी को लागू करने का प्रयास किया गया तो हिंदी विरोधी आंदोलन यहां पर रही है। हिंदी विरोधी आंदोलन भी अपने आप में एक आत्मसम्मान आंदोलन को कनेक्ट करती है। क्यों कनेक्ट करती है? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति का एक मूल है भाषा, और भाषा पे अगर हम गर्व ना करें, स्थान पे अगर हम गर्व ना करें, तो फिर आत्मसम्मान कैसा? और इसी से मातृभूमि की मांग भी उठती है, जिसको हम लोग द्रविड़ की मांग के तौर पर जानते हैं। द्रविड़ मतलब द्रविड़ मातृभूमि, उसकी मांग। उनको विश्वास, मतलब ये जो मांग है वो इस थीम पर बेस्ड है कि 1947 में देश तो आजाद हो गया है, 1947 में भाई देश तो आजाद हो गया है, लेकिन आजाद देश में भी अगर आप देखें तो केवल सत्ता का स्थानांतरण हुआ है। केवल एक औपनिवेशिक वर्ग से एक भारतीय वर्ग में सत्ता स्थानांतरित हो गई है। सामाजिक पदानुक्रम में कोई बदलाव हुआ क्या? कोई बदलाव नहीं हुआ। कुछ लोग तो कई बार इस चीज का भी आरोप लगाते हैं कि 1924 में जब पाकिस्तान की मांग हुई थी तो उसका कोई खासा विरोध नहीं किया गया था पेरियार जी के द्वारा। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो द्रविड़ की मांग जो है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलती है कि एक द्रविडियंस के लिए, द्रविड़ कल्चर को प्रोपोगेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, गर्व करने के लिए, अपनी मातृभूमि से गर्व करना कौन नहीं सीखेगा, कौन नहीं सिखाएगा, उस चीज को लेकर के ये द्रविड़ आंदोलन की मांग भी उन्होंने रखी थी। अब ये जो आंदोलन हुए हैं उसमें उनका सहयोग जितना पुरुषों ने किया उतना महिलाओं ने भी किया। पुरुष सहयोगियों में एक नाम मैंने आपको लिखाया था पहले, एस रामनाथन, जिन्होंने आंदोलन को शुरू करके उसकी लीडरशिप तुरंत सौंप दी थी पेरियार जी को 1925 में। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत करके पेरियार को अपने साथ में मिला लिया था। इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया कि 1929 में जो आत्मसम्मान सम्मेलन हुआ था, आत्मसम्मान सम्मेलन जो हुआ था, उस सम्मेलन, आत्मसम्मान जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन को लीड, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी WPA सौंदर पांडियन ने, चेंगलपट्टू में, जो मैंने आपको बताया था कि जो हुआ था। तो ये सब आप देख सकते हैं इनके पुरुष सहयोगी रहे हैं। इसी तरीके से महिला जो सहयोगी हैं उनकी भूमिका भी इंपॉर्टेंट है, और उनकी भूमिका में सबसे पहले उनकी पत्नियों का नाम आता है, जिनमें से 2 पत्नी है, एक नागम्मई जो पहले नाम मैंने आपको बताया था, और एक और पत्नी थी जिनका नाम था मनियम्मई। तो आप ध्यान रखें कि यहां कई सारे ऐसे आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें महिलाओं की जो भूमिका है ना वो कई बार प्रतीकात्मक होती है, लेकिन जो पेरियार का आंदोलन है उसमें महिलाओं की भूमिका केवल प्रतीकात्मक नहीं है, वाजिब भूमिका है। आंदोलन में न सिर्फ भागीदारी उन्होंने निभाई है बल्कि लीडरशिप भी प्रदान की है। जैसे उनकी पत्नी नागम्मई जो हैं, उन्होंने जितने भी समाज सुधार के कार्य हुए जो इन पार्टीज के द्वारा या इन आंदोलन के द्वारा शुरू किए गए थे, हर समाज सुधार कार्यक्रमों में आपको इनका योगदान देखने को मिलता है नागम्मई का। बायकॉम सत्याग्रह में तो इन्होंने सबसे आगे लीड किया था। इनफैक्ट जो मैंने आप लोगों को पत्रिका बताई, कुड़ी अरासू नाम से एक पत्रिका थी, ये कुड़ी अरासू पत्रिका में संपादक की भूमिका भी निभाती हैं। तो उन्होंने कुड़ी अरासू का संपादन भी किया है। हालांकि जब इनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने एक और महिला से विवाह किया जिनका नाम हुआ मनियम्मई। 1948 में मनियम्मई से उन्होंने विवाह किया। कहते हैं कि मनियम्मई से जब विवाह उन्होंने किया तो इनकी आयु जो है वो पेरियार जी की आयु से तकरीबन 20 वर्ष कम थी, जिसको लेकर के जो इनकी पार्टी शुरू हुई थी डीके, द्रविड़ कजगम, उसमें मतभेद हुआ, इनके विचारों से मतभेद हुआ। और आप देखेंगे कि जब पेरियार जी की मृत्यु हो जाती है तो मनियम्मई ने द्रविड़ कजगम का नेतृत्व संभाला था, लेकिन आगे चल करके मनियम्मई से जो कि पेरियार की शादी हुई थी और आगे चल करके मनियम्मई इसी पेरियार आंदोलन द्रविड़ कजगम पार्टी को लीड करना शुरू कर देती हैं, तो वहां पर राजनीतिक और वैचारिक दोनों प्रकार के मतभेद आने शुरू हो जाते हैं। और उस मतभेद का कारण होता है
कि सीएन अन्नादुरई जो हैं, जो इस पार्टी के एक सदस्य हुआ करते थे, वो अपना दल अलग बना लेते हैं और वो अलग दल बना करके डीएमके कर लेते हैं। तो यहां पर सीएम अन्नादुरई भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो आकर के डीएमके बना लेते हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो द्रविड़ कड़गम जो है डीके जो है वो डीएमके हो जाता है। इसके अलावा दूसरी भी महिलाएं हैं जिनका यहां पर योगदान आप देख सकते हैं, अन्य महिलाओं का भी योगदान आपको देखने को मिलेगा, जिनमें एक नाम है अन्नाई मिनाम्बलम और एक नाम है वीरामल। लगातार इन्होंने दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, महिला सशक्तिकरण के लिए बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई है। और आप लोगों ने बार बार एक नाम सुना कि इनको हम लोग पेरियार के नाम से जानते हैं। पेरियार, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पेरियार के नाम से। तो पेरियार एक उपाधि है जो किसी और ने नहीं बल्कि अन्नाई मिनाम्बलम ने ही दी थी 1938 में, जब मद्रास में कॉन्फ्रेंस हुआ था 1938 में, जब मद्रास में महिलाओं का एक सम्मेलन बुलाया गया तो ई रामासामी जी को पेरियार की उपाधि, पेरियार का मतलब होता है महान व्यक्ति, महान व्यक्ति, तो महान व्यक्ति की उपाधि इन्होंने ही दी है, मिनाम्बलम ने। ठीक है, और ये सम्मान पेरियार के द्वारा जो नारीवादी विचारों को प्रोपगेट करने का जो था उसकी वजह से सम्मान महिलाओं के द्वारा दिया गया था। अब इनके जितने भी प्रयास हैं, जितने भी काम हैं, इन सब चीजों में सोशल मीडिया का एक योगदान था। और उस समय प्रिंट सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि हम सोशल मीडिया न करके प्रिंट मीडिया कहेंगे। और उसमें यह योगदान निभाने वाली जो सबसे प्रमुख पत्रिका है वो है कुड़ी अरासू। पेरियार पत्रकारिता को अपने आवाज का एक साधन बना देते हैं, क्रांतिकारी विचारों और को आंदोलनों तक बदलने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुड़ी अरासू का मतलब है गणतंत्र, गणतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। और अगर कुड़ी अरासू जो है आत्मसम्मान आंदोलन जो चला था, आत्मसम्मान जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन का मुख्य पत्र था। मुख्य पत्र, आप लोगों ने अलग अलग आंदोलन के अलग अलग मुख्य पत्र देखे होंगे ना, जैसे गदर आंदोलन का मुख्य पत्र क्या था? गदर। उसी तरीके से आत्मसम्मान आंदोलन का मुख्य पत्र था कुड़ी अरासू। और कुड़ी अरासू का मतलब है गणतंत्र, तो इसका मतलब आत्मसम्मान आंदोलन गणतंत्र के लिए था, गणतंत्र को प्रभावित करता था। ऑब्वियसली फिर से एक बार साबित होता है कि यह ब्राह्मण विरोधी आंदोलन तो था ही, लेकिन उसके पीछे यह एक राष्ट्रीय आंदोलन भी था। यह वही पत्रिका है जिसने महिलाओं के अधिकारों की बात की है, नास्तिकवाद को बढ़ावा देने की बात की है, जाति व्यवस्था, धार्मिक अंधविश्वास, इन सब के खिलाफ कई सारे लेख इसी पत्रिका में छापे गए। क्रांतिकारी, समतावादी, ब्राह्मण विरोधी दृष्टिकोण इसमें छापे गए। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो समाचार पत्र है, ये जो आत्मसम्मान आंदोलन है ना, इस आत्मसम्मान आंदोलन का एक वैचारिक घोषणा पत्र था। ये सीधे तौर पर यह घोषणा पत्र आम जनता तक पहुंचता था, आम भाषा में। इसके अलावा ये पत्रिका जो है 2 मई 1925 में शुरू की गई थी। इसके अलावा कुछ और पत्रिकाएं हैं, पत्र हैं, जैसे विदुथलई, विदुथलई यानी कि स्वतंत्रता, विदुथलई यानी कि स्वतंत्रता। इसके अलावा पक्कू थरव्यू, पक्कू थरव्यू का मतलब हो गया एक जनरल नॉलेज, लोगों को सामान्य ज्ञान होना चाहिए, तो सामान्य ज्ञान को लेकर के पत्रिका चलाई गई थी। एक पत्रिका थी रिवोल्ट, जो कि इंग्लिश में छापी गई थी। ये दोनों पत्रिकाएं, तीनों पत्रिकाएं सब तमिल में है, ये तमिल भाषा में आपकी पत्रिका जो है वो छापी जा रही है, और रिवोल्ट जो है वो इंग्लिश में। उस क्लास को कवर करने के लिए जिनको इंग्लिश आती है, वहां तक पहुंचाने के लिए रिवोल्ट। तो तमिल और अंग्रेजी भाषाओं में पत्रिकाओं को छापने का मतलब यह है, यह दिखाता है कि प्रकाशनों की विविधता है, भाषाओं की विविधता है, अपने संदेशों को बहुभाषी लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास है, जो सुनियोजित तरीके का एक संचार रणनीति अपनाया गया था उस समय, उसको यहां पर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो अब बात कर लेते हैं, इतनी सब कुछ चर्चा करने के बाद, कि आखिर ये जो पेरियार के विचार थे, क्या इनकी कुछ प्रासंगिकता है? तो इस प्रासंगिकता को अगर हम तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति के तौर पर देखें, तो सबसे बड़ी विरासत जो है वो यही है पेरियार की,
तमिलनाडु की राजनीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का पड़ता है तो पेरियार का ही पड़ता है, क्योंकि आत्मसम्मान आंदोलन से उन्होंने जिस चीज को लीड किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट द्रविड़ आंदोलन की नींव रखना था। और इसी द्रविड़ आंदोलन से जैसे डीके बना वैसे ही डीएमके बना, और फिर डीएमके आगे टूट करके एआईएडीएमके बना। और ये सब आप जानते हैं कि तमिलनाडु की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर जानी गई, जिनका स्रोत आपको कहीं ना कहीं जस्टिस पार्टी से देखने को मिलता है। तो तमिलनाडु की राजनीति में अगर आप देखेंगे, पेरियार के विचार आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। हां, यह जरूर है कि जो एक अलग इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता से अलग एक दूसरी प्रमुख मुद्दों पर उन्होंने बात की है, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, जाति उन्मूलन हो, क्षेत्रीय पहचान हो, उस पर केंद्रित आंदोलन था, लेकिन ये भी राष्ट्रवाद के मूल तत्व थे। और तमिलनाडु की पार्टियां इन सब चीजों से प्रभावित देखने को मिलती हैं। सामाजिक प्रभाव भी है और कुछ कानूनी सुधार भी आपको देखने को मिलते हैं, और वो आज शामिल है हमारे समाज में, जो कि तमिलनाडु जो कि पेरियार जी के आंदोलनों से ही प्रेरित हैं। जैसे आप देखिए, उन्होंने प्रयास किया विधवा पुनर्विवाह को, विधवा जो पुनर्विवाह है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को फिर से करने का प्रयास किया, फिर से उसके मार्ग प्रशस्त किए। अंतरजातीय विवाह उसको प्रोपगेट किया, उसको मान्यता दिलवाई। आत्मसम्मान विवाह जिसमें पुरोहित रहित और धार्मिक अनुष्ठान रहित विवाह को मान्यता दी गई। तो इन सब चीजों को कानूनी मान्यता दिलवाई है, ऐसा कुछ नहीं कि बस ऐसे ही, कानूनी मान्यता दिलवाई कि ये अधिकार है, ये किया जाएगा। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग जो है उसके आरक्षण की अगर हम बात करें तो उसके आरक्षण की इन्होंने आवाज उठाई, पिछड़े वर्ग के। कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देने की बात की है, राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव करने के प्रयास उन्होंने किए कि भाई जैसे नौकरियों में आरक्षण दे, जिससे कि जो डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं उनको बराबरी का अधिकार मिल सके। आज आप देखते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 और 16, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15-16 देखते हैं, इसको संशोधित करवाने का पहला प्रयास पेरियार जी का है, जिसमें संशोधन के बाद यह अधिकार मिला कि राज्य जो हैं उनको विशेष प्रावधान होना चाहिए कि समानता में इस चीज का भी ध्यान रखा जाए कि जो पहले से ही पिछड़े हुए हैं उनको पहले अवसर दिया जाए, बराबर लाया जाए, तब तो उन्हें अवसर की समानता मिलेगी। तो इस प्रकार के संवैधानिक सुधारों को भी उन्होंने प्रभावित किया है। और आज के समय में अगर आप देखना चाहेंगे, समकालीन प्रासंगिकता की अगर हम बात करें तो आज हम तर्कवाद की बात कर लें, नास्तिकवाद की बात कर लें, सामाजिक न्याय के जोर देने की बात कर लें, जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने की बात करें, धार्मिक कट्टरता से विमुक्त होने की बात करें, सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष की बात करें, तो जब इसमें से इस तरफ से किसी भी तरीके के आंदोलन शुरू करने की बात होती है तो लोग पेरियार जी से ही प्रेरित होते हैं। खास तौर से अगर आप द्रविड़ एरियाज में अगर आप देखेंगे तो उनका जो विचार है आज भी लोगों को राजनीतिक तौर से सार्थक बनाता है कि वो तर्क करें इस चीज को लेकर के, सामाजिक बंधनों से मुक्त हों। इसलिए आज भी जब कोई समाज में हाशिए पर पड़ा हुआ समाज अपनी बात को आगे रखने के लिए किसी सपोर्ट को तलाशता है तो पेरियार उन्हें खड़े मिलते हैं आज भी। तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई होप कि इन सब चीजों के माध्यम से आपको पेरियार आंदोलन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो नाउ इट्स टाइम टू से अबाउट कि इन सब चीजों को पढ़ने के बाद क्या कोई क्वेश्चन बनता है मन में। तो मैं आपको एक मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रश्न दे रहा हूं, और प्रश्न है कि आत्मसम्मान आंदोलन एक सामाजिक सुधार पहल से कहीं अधिक था या तमिलनाडु में एक राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रांति थी। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आप चाहें तो इसे 250 शब्दों में लिख सकते हैं।
आराम से लिख सकते हैं। पूरा का पूरा लेक्चर मैंने इसी के इर्द गिर्द दिया है। अगर आप इसका उत्तर पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए या तो इस लिंक का प्रयोग करें विरत दुबे 01 t.me/विरत दुबे 01 या फिर सीधे विरत लाइव करके सर्च कर लें, मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में आप हमें तलाश कर सकते हैं @विरत लाइव के माध्यम से, और हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है virat.dube@studyIQ.com। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि शानदार तरीके से अगर आपको पढ़ाई करनी है, अनुशासित तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको बैच लेना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो जरूर लें। और बैच लेने में सबसे बढ़िया बात इस समय यह है कि 12 सितंबर तक आपको न्यूनतम शुल्क के साथ बैच मिल रहा है। इसके बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। रात 11 बजे तक प्राइस बढ़ जाएगा। किसी भी यूपीएससी वर्टिकल या फिर ऑप्शनल या स्टेट पीसीएस या जुडिशरी या कुछ भी दूसरे कोई भी चीज अगर आप परचेज करना चाहते हो, विरत लाइव कोड का तुरंत इस्तेमाल करके आप जुड़ सकते हो। तो वेट मत कीजिए 12 सितंबर का, आज ही आप इससे तुरंत जुड़ जाइए। ये जो प्रश्न मैंने पूछा है इसका उत्तर आपको हमारे इस टेलीग्राम से मिल जाएगा। मैं आपको उसका उत्तर यहां पर पेस्ट कर दूंगा। ये सेशन कैसा लगा और पेरियार जी को लेकर के आपके विचार कैसे हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और जो भी हमारे सीरियस स्टूडेंट हैं वो इस पूरे लेक्चर का सारांश जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं देखूंगा उसे। मिलते हैं फिर किसी दूसरे इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।